स्टार्ट। हेलो दोस्तों, माँ कोचिंग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं विजय सर क्लास 10 का आप लोगों के साथ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो कि पहले भी कुछ पढ़ाए हुए हैं, आज उसी को फिर से पढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग को पहले भी बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम लोग पढ़े थे भौतिक परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ बदल जाए और पुनः उसी अवस्था में आ जाए, उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे और रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिए थे, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए थे जब पदार्थ अभिक्रिया करता है तो परिवर्तन होता है। उसमें हम लोग पढ़ लिए थे अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन। आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? जैसे कि इसमें दिया हुआ है परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात द्रव्यमान जो होता है वो संरक्षित रहता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान का संरक्षण नियम। जब भी कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो ना तो उसका द्रव्यमान में कमी आएगा और ना ही बढ़ेगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यमान का संरक्षण नियम। उसके बाद आते हैं, हम लोग बात करते हैं उत्प्रेरक किसे कहते हैं। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को क्या करता है? वो परिवर्तन कर देता है। क्या करता है? वो परिवर्तन कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। यह जो है तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? ऊपर। रासायनिक अभिक्रिया में पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल। तो ये जो उत्प्रेरक होता है वो तीर के निशान के पास होता है। कहाँ होता है? तीर के निशान के पास होता है। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है, ये जो अभिकारक है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनेगा, और उसी में देखिए ये जो उत्प्रेरक जो रहेगा तीर के निशान के ऊपर रहेगा। कहाँ रहेगा? तीर के निशान के ऊपर रहेगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं तो यही बोलना है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को क्या करता है? वो परिवर्तन कर देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। और यह कहाँ लिखा जाता है? तो यह तीर के निशान के ऊपर, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्प्रेरक। क्या कहेंगे? उत्प्रेरक। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। उत्प्रेरक के बाद हम लोग को पढ़ना है उत्प्रेरक के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, इस रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, इसे हम ऐसे लिख सकते थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या है? हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? जल बनाएगा। क्या बनाएगा? जल बनाएगा। तो इसी को हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया है उसे संकेत एवं सूत्र की सहायता से लिखना। क्या करना है? संकेत एवं सूत्र की सहायता से। तो हाइड्रोजन को हम क्या संकेत देते हैं? H। हाइड्रोजन का क्या होता है संकेत? H। और प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है संकेत? O। क्या होता है? O। और ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जल। तो यही जो संकेत एवं सूत्र की सहायता से जो लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं इसे? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछेगा परिभाषा तो क्या बताइएगा? कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्र की सहायता से क्या लिख संकेत एवं सूत्र की सहायता से जो लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अब इसमें आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। आपसे क्वेश्चन आएगा कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार से होते हैं? तो आप लोग को बताना है 2 प्रकार से। कौन कौन होते हैं? पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहले हम लोग देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो संतुलित जो रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह सब है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जो भी इस अभिक्रिया में भाग लेगा उसका जो परमाणु संख्या होगा वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे इसमें जो है मैग्नीशियम कितना है? 1 है। मैग्नीशियम कितना है? 1। इधर हाइड्रोजन कितना था? 1। क्लोरीन कितना था? 1। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम इधर 1 है लेकिन क्लोरीन इधर कितना हो रहा है? 2। और हाइड्रोजन कितना हो रहा है? 2। तो क्या ये पहले संतुलित था? लेकिन संतुलित नहीं था। लेकिन संतुलित करने के लिए हम लोग आगे 2 लगाएं। 2 इसलिए लगाएं क्योंकि दोनों तरफ जो है क्लोरीन 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। अगर आगे 2 रहेगा तो सब के साथ गुना होगा। क्या होगा? सब के साथ गुना होगा। आगे अगर रहेगा, यहाँ पे अगर रहेगा तो सब के साथ गुना होगा। लेकिन अगर यही नीचे रहेगा तो सिर्फ इसके साथ होगा। किसके साथ? क्लोरीन के साथ गुना होगा। किसके साथ रहेगा? क्लोरीन के साथ। तो इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन इधर क्लोरीन 2 था। तो 2 करने के लिए हम क्या किए हैं? आगे 2 से गुना कर दिए ताकि इधर भी क्लोरीन 2 हो जाए, हाइड्रोजन 2 हो जाए, और इधर भी क्लोरीन 2 हो जाए और हाइड्रोजन 2 हो जाए। तो ये जो अभिक्रिया हुआ ये क्या हुआ है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ है? ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण का इसमें परिभाषा दिया हुआ है कि इसी का एक और नाम है। क्या है? कंकाली। क्या है? कंकाली। असंतुलित हो या कंकाली रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? या क्वेश्चन रहेगा असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, या
असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जो भी लिखा हो लेकिन आंसर क्या होगा? सेम होगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की जो संख्या हो समान नहीं होती है। क्या होती है? समान नहीं होती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, हाइड्रोजन कितना है? 2, और क्लोरीन कितना है? 2। लेकिन इधर अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन भी कितना है? 1 है। क्या है? ये संतुलित है? नहीं, क्योंकि इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तभी होगा ये संतुलित। लेकिन ये दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। क्या होगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अगर आपसे कोई परिभाषा पूछेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या होता है परिभाषा? तो डिस्चार्ज हो गया। आवाज तो जा रहा है। हेलो, अब आवाज आ रही है? चलिए हम लोग फिर से पुनः देख लेते हैं। आवाज़ नहीं जा रही होगी इसलिए फिर से देख लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा था, दिया हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। फिर से देख लेते हैं पुनः। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर परमाणु की संख्या क्या होगी? समान होगी। क्या होगी? समान होगी। उसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे उसे? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो इधर देखिए मैग्नीशियम कितना है? 1 है, और इधर भी मैग्नीशियम कितना है? 1 है। लेकिन क्लोरीन कितना है? इधर 2 है, और हाइड्रोजन भी कितना है? इधर 2 है। इसे संतुलित करने के लिए हम क्या किए हैं? 2 से गुना कर दिए हैं। 2 से गुना किए हैं ताकि दोनों तरफ क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ये क्या होगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आते हैं हम लोग असंतुलित, या इसी को बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? समान नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान नहीं होनी चाहिए। अगर समान हो गया दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा? संतुलित। लेकिन असंतुलित में दोनों तरफ जो होगा परमाणु की संख्या समान नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या होगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद संतुलित और असंतुलित आप लोग लगभग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या आते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के
प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं सभी के बारे में जानेंगे। आज हम लोग पहले पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो होगा या दो से अधिक पदार्थ हो सकता है, मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कह सकते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें दो पदार्थ होगा या दो से अधिक भी पदार्थ हो सकता है, मिल करके दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है? एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का देखिए उदाहरण दिया हुआ है। सी का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। और ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए एक कार्बन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। परिभाषा क्या बोल रहा है कि दो पदार्थ हो सकता है या दो से अधिक पदार्थ क्या करेगा? मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। क्या करेगा? एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। जैसे कार्बन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन भी एक पदार्थ है। ये दोनों क्या कर रहा है? मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है जिसका क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं हम लोग वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसी का एक और नाम है अपघटन। क्या है? अपघटन। तो आते हैं परिभाषा पे कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, क्या है? किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं। क्या करते हैं? दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुणों से अलग होते हैं। क्या होते हैं? मूल यौगिक के गुणों से बिल्कुल क्या होते हैं? भिन्न या उसी को बोल सकते हैं अलग होते हैं। कहने का मतलब है कि वियोजन अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक होगा जो उसका बड़ा यौगिक होगा जो दो या दो से अधिक में टूट करके वो क्या होगा? अलग पदार्थ बनाएगा जो कि पहले जो पदार्थ होगा उससे अलग बनेगा। क्या होगा? उससे अलग बनेगा। क्या बनेगा? बिल्कुल भिन्न। भिन्न का मतलब अलग होगा। पहले वाला गुण उसमें नहीं होगा। क्या होगा? पहले वाला गुण उसमें नहीं होगा। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है आप लोग के लिए कि CaCO3। CaCO3 क्या है? CaCO3 इसका नाम है कार्बन, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक बड़ा अणु है। क्या है? ये बड़ा यौगिक है और ये टूटा है कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूटा है। ये क्या हो रहा है कि एक बड़ा यौगिक है, एक बड़ा यौगिक है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट
और ये क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट रहा है। क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट रहा है। एक कैल्शियम ऑक्साइड में टूट रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। और दोनों का जो है इधर और इस साइड में दोनों का जो गुण है अलग अलग है। क्या है, अलग अलग गुण है, दोनों का गुण जो है अलग अलग है। तो आप लोग से पूछेगा कि वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या वियोजन या अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो बता दीजिएगा कि वियोजन या अपघटन वह अभिक्रिया है जिसमें एक बड़े यौगिक के अणु टूट करके दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, जिनके मूल गुण जो है, मूल गुण यौगिक के गुणों से भिन्न होते हैं या अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं वियोजन या अपघटन के बाद आते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का परिभाषा दिया हुआ है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का परिभाषा दिया हुआ है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिखाई दे। चलिए आते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया के उत्पादन के साथ ऊष्मा का भी क्या होता हो, उत्सर्जन होता हो। क्या होता हो, उत्सर्जन होता हो, मतलब बाहर निकलता हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है। क्या बनाता है, जल, और इसके साथ कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलती है। क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। तो ये जो अभिक्रिया होगा, ये कौन सी अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन क्या बना रहा है, जल, और इसके साथ कुछ ना कुछ ऊष्मा निकल रहा है। क्या हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसी में है ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, या ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो जिस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कार्बन और जल अभिक्रिया करता है तो कार्बन ऑक्साइड और क्या बनाता है, हाइड्रोजन, और कुछ ना कुछ ऊष्मा ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो वो क्या होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, मतलब ऊष्मा बाहर निकालेगा, तो वो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है। और इसमें उत्सर्जन करता है, मतलब बाहर छोड़ता है, तो ऊष्माक्षेपी होगा। और अवशोषित करेगा तो क्या होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं
विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया का क्या परिभाषा है। इसी का एक और नाम है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया पूछेगा तो दोनों का नाम एक ही है, कोई अलग नहीं है। अगर पूछेगा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, दोनों एक ही है, दोनों का परिभाषा भी एक ही होगा। जैसे इसमें दिया हुआ है वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व क्या करते हैं, अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उनके उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं। मतलब जो अधिक अभिक्रियाशील वाले पदार्थ जो होते हैं कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को जो होते हैं उसके यौगिक को विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। मतलब वो अपनी जगह से हटा करके दूसरे जगह पहुंचा देते हैं। उसे हम लोग क्या करते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे फेरस क्या है? फेरस लोहा क्या है? ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, क्योंकि इसको लोहा को आप 5-6 दिन बाहर कहीं छोड़ दीजिएगा तो इसमें जंग पकड़ लेगा। क्या करेगा? जंग पकड़ लेगा। तो ये क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील वाले पदार्थ हैं। और यही कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो है कम अभिक्रियाशील है। क्या है? कम अभिक्रियाशील है। तो ये क्या करता है? कॉपर सल्फेट को छोड़ देता है और सल्फेट जो है लोहा के साथ आके संपर्क कर लेता है, लोहा के साथ आकर के अभिक्रिया कर लेता है। क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है और कॉपर को छोड़ देता है। तो ये क्या होगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया जो क्या कर रहा है कि अधिक अभिक्रियाशील वाले जो तत्व है कम अभिक्रियाशील वाले तत्व यौगिक उससे क्या करता है? ये विस्थापित कर देता है। क्या करता है? विस्थापित कर देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब आते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या आते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें परिभाषा दिया हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक होगा और अपने आयन का क्या करेगा? ये आदान प्रदान करेगा। क्या करेगा? आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का क्या करेगा? निर्माण करेगा। क्या करेगा? ये दो नए यौगिक का निर्माण करेगा। जैसे सोडियम क्लोराइड क्या है? ये एक यौगिक है। और AgNO3 ये भी क्या है? एक यौगिक है। और ये अभिक्रिया करके क्या कर रहा है? AgCl, ये जो क्लोरीन है किसके साथ मिल रहा है? Ag के साथ। क्या मिल रहा है? किसके साथ मिल रहा है? और ये जो सोडियम है किसके साथ मिल रहा है? नाइट्रेट के साथ मिल रहा है। किसके साथ मिल रहा है? नाइट्रेट के साथ मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है? दोनों जो है दोनों जो यौगिक है आपस में क्या कर रहा है? अपने आयनों का क्या कर रहा है? ये विस्थापन कर रहा है। क्या कर रहा है? ये विस्थापन कर रहा है। तो ये कौन सा विस्थापन होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग को विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी समझ में आ रहा होगा और आ भी गया होगा। विस्थापन और द्विविस्थापन के बाद आते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया। उपचयन या इसी को एक और नाम है ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण दोनों एक ही हैं। चलिए आते हैं, पहले देखते हैं
उपचयन या इसी का नाम है ऑक्सीकरण। क्या नाम है? ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जो है ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन का त्याग करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन का त्याग करता है। उसे क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। कार्बन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है सल्फर, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है तो सल्फर ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? सल्फर ऑक्साइड। ये भी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। तो ये भी क्या होगा? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होगा? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया अगर आप लोग से पूछेगा तो बता दीजिएगा। इसमें बताना है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और हाइड्रोजन का क्या करता है? त्याग करता है। हाइड्रोजन का त्याग करता है, उसे क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब आते हैं हम लोग अपचयन। क्या आते हैं? अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसी का एक और नाम है अपकरण। अपचयन बोले या अपकरण बोले दोनों एक ही है। उसे क्या कहते हैं? अपचयन या अपकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपचयन या अपकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो देखते हैं हम लोग। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ हाइड्रोजन का ग्रहण करता है। क्या करता है? ये हाइड्रोजन का ग्रहण करता है और ऑक्सीजन का क्या कर रखता है? त्याग करता है। उसे क्या कहते हैं? अपचयन या अपकरण अभिक्रिया। अपचयन या अपकरण अभिक्रिया। उसमें क्या हो रहा था? पहले वाले में क्या हो रहा था? इसमें क्या हो रहा है कि भाई यही सब तो चलिए छोड़िए, वो नहीं आ रहा है, वो बदमाशी कर रहा है, छोड़िए। उपचयन में क्या हो रहा है? इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ग्रहण हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का ग्रहण हो रहा है और ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था? अपचयन में तो हाइड्रोजन का ग्रहण हो रहा है, लेकिन उपचयन या उसी को क्या बोलते थे? ऑक्सीकरण। उसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का ग्रहण हो रहा था। क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का ग्रहण और हाइड्रोजन का त्याग हो रहा था। इसमें ठीक उसका उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? कि हाइड्रोजन का ग्रहण हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का ग्रहण हो रहा है और ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है। उसे क्या कहेंगे? अपचयन या अपकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अपचयन या अपकरण अभिक्रिया। जैसे इसमें देखिए
हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, जल बना रहा है। क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो ये क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया। इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। क्या बना रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, अपचयन या अपकरण अभिक्रिया। अपचयन या अपकरण अभिक्रिया। इसके बाद एक और देख लेते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक समीकरण में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होता है। क्या होता है, उपचयन भी होता है और अपचयन भी, दोनों साथ साथ होता है। उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे, रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस रासायनिक समीकरण में उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा, क्या होगा, उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा, उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे उसे, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, क्या है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिल करके जल बनाता है और कॉपर बना रहा है, जल बना रहा है और कॉपर बना रहा है। इसमें हाइड्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन भी मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें उपचयन की भी क्रिया होता हो और अपचयन की भी क्रिया होता हो, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा दिया हुआ है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, क्या है, कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण या जल बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और भस्म जो है, ये आप लोग को अगले चैप्टर में पढ़ना है। इसके बारे में पूरा पढ़ना है कि अम्ल क्या है और भस्म क्या है। इसके नया चैप्टर ही है जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं भस्म। ये दूसरा चैप्टर है। इसके बाद पढ़ेंगे कि अम्ल क्या है, भस्म और क्षार। इसके बारे में आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है और उसके साथ में जल भी बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है उदाहरण दिया हुआ है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है ऑक्साइड जो लास्ट में आ जाएगा वो भस्म होगा और अम्ल अगर लास्ट में आ जाएगा तो वो तो अम्ल ही होगा। जैसे इसका पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल आ रहा है लास्ट में तो ये क्या हो रहा है, अम्ल है। और ये जो हाइड्रोक्साइड अगर आ जाएगा तो वो भस्म के श्रेणी में आएगा। किस में आएगा, भस्म के। और ये अभिक्रिया करके NaCl बनाता है जिसका नाम है नमक या
सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और ये क्या बनाता है? जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। क्या बनाता है? जल। लवण जो है नमकीन, तो ये नमक क्या है? नमकीन है। तो ये क्या बना रहा है? लवण बना रहा है और जल बना रहा है। इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का अगर कोई परिभाषा पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। बोलना है किसी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आप लोग के लिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले दिन। फिर मिलेंगे हम अगले दिन। चलिए।